तो जब आप किसी से ये बात बताएंगे कि उस इंसान ने आपको धमकी दी, तो पता है लोग क्या सोचेंगे? लोग ये सोचेंगे कि वो इतना अच्छा तो इंसान है, ऐसी धमकी कैसे दे सकता है। और इसके बाद वो आपको ही समझाने लगेंगे और ये कहेंगे कि यार उसने आपको धमकी नहीं दी होगी, उसका कहने का मतलब शायद कुछ और होगा, शायद उसने आपके भले के लिए आपसे ऐसा बोला होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी धमकी ऐसी थी जिसके कई मतलब निकल सकते थे। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, मैं आगे चलकर इनसे भी निपटना सिखाऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है कि मैं जितने भी मैनिपुलेशन के तरीके आपको सिखा रहा, उन्हें ठीक से समझते जाइए, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि हम लोग मैनिपुलेशन को पहचान ही नहीं पाते। वन ट्रायल लर्निंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ सिर्फ एक बार होता है और हमारे बिहेवियर में हमेशा के लिए चेंज ला देता है। यानी कि एक्सपीरियंस इतना ट्रॉमेटाइजिंग और पावरफुल होता है कि हम दोबारा उस गलती को कभी नहीं करते। एक उदाहरण से समझ लो, मान लो आप ट्रेन से कहीं जा रहे थे, ट्रेन में चाय बेचने वाला आता है और आपने उससे चाय लेकर पी ली। अब क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई, पूरे रास्ते आप वोमिट ही करते रहे। अब शायद आप दोबारा कभी भी ट्रेन में चाय नहीं पिएंगे। ये है वन ट्रायल लर्निंग, यानी कि एक एक्सपीरियंस और आपका बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज। जब हम इंसान खाना बदोश जिंदगी जीते थे, भोजन के लिए शिकार करते थे, तब वन ट्रायल लर्निंग सीधे हमारे सर्वाइवल से जुड़ा था। मान लो जब आप आदिमानव थे, आपको एक फल का पेड़ दिखा, आपने फल तोड़ा, खाया और बीमार होकर मर गए। अब आपके जो आदिमानव दोस्त होंगे ना, वो पूरे आदिमानव समाज को ये खबर पहुंचा देंगे कि यह फल जहरीला है, इसे कभी मत खाना। वन ट्रायल लर्निंग का एक और उदाहरण अक्सर जो हमारे स्कूल हैं वहाँ देखने को मिल जाता है, जिसको बोला जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट या फिर शारीरिक दंड। अब स्कूल में बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो हो सकता है कि जो प्रिंसिपल हों या टीचर्स हों, वो उस बच्चे की कायदे से पिटाई कर दे। अब बच्चा दोबारा वैसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि जब वो दोबारा गलती करने का सोचेगा तो उसे वो पिटाई याद आ जाएगी। ये भी क्या है? वन ट्रायल लर्निंग। लेकिन अच्छी बात है कि स्कूलों में पिटाई करने की मनाही हो गई है, क्योंकि इस तरीके की पिटाई के बहुत ही सीरियस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं। साथ ही कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों की सेल्फ स्टीम पर भी नेगेटिव असर डालता है, जिससे कि वो जीवन भर बाहर नहीं निकल पाते। आगे चलकर कभी मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब जो मैनिपुलेटर होते हैं वो ट्रॉमेटिक वन ट्रायल लर्निंग का यूज कर सकते हैं आपके बिहेवियर को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए। हो सकता है मैनिपुलेटर आप पर किसी बात पर गुस्से से फट पड़े, गालियां बकने लगे और आपके साथ मारपीट कर दे। मीनिंग वो वन ट्रायल लर्निंग के मीडियम के रूप में किसी भी तरीके का यूज कर सकता है। एक फाइनल एग्जांपल से मैं चीजों को समझा देता हूँ। मान लो आपके जो पड़ोसी हैं वो अक्सर बहुत ही तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चला देते हैं और कभी कभी वो नाइट में भी म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देते हैं। तो एक दिन आपने बहुत ही रीजनल तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उस पड़ोसी ने क्या किया? वो पब्लिकली आपके ऊपर गुस्से से फट पड़ा, खूब ऊटपटांग किया, आपको गालियां दी, कुल मिलाकर पूरा सीन क्रिएट कर दिया। इस घटना के बाद आप इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गए कि पड़ोसी अब कुछ भी करे, आपने सब कुछ सहन करना शुरू कर दिया, सहन करने की आदत डाल ली। इसे ही बोलते हैं ट्रॉमेटाइज्ड वन ट्रायल लर्निंग मैनिपुलेशन, जिसका यूज किया पड़ोसी ने आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको किसी ने इस तरीके का यूज करके कभी मैनिपुलेट किया है। तथ्यों का हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। यानी कि यह मैनिपुलेशन तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्यों की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। जब कोई मैनिपुलेटर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है तो टेक्निकली वह झूठ नहीं बोल रहा होता, लेकिन
इथिकली यानी कि नैतिक रूप से वह झूठ बोल रहा होता है। वो तथ्यों का इस तरीके से यूज करता है जिससे उसको फायदा हो या वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। कोई भी मैनिपुलेटर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए 3 तरीके का यूज कर सकता है। पहला, चेरी पिकिंग ऑफ फैक्ट्स। इसमें मैनिपुलेटर सिर्फ उन तथ्यों को सामने रखेगा जिसमें उसको फायदा हो। दूसरा, ओमिटिंग सर्टेन फैक्ट्स। इसमें मैनिपुलेटर उन तथ्यों को छुपा लेगा जिससे उसकी सच्चाई उजागर हो सकती हो या फिर उसको नुकसान हो सकता हो। तीसरा, टेकिंग फैक्ट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे मान लो किसी ने किसी के बारे में मजाक में कोई बात कह दी, तो जो मैनिपुलेटर होगा वो अपने फायदे के लिए उसी मजाक वाली बात को दुनिया को ऐसे बताएगा जैसे कि वो सीरियस तरीके से कही गई हो। जो मैकियावेलियंस होते हैं या मैकियावेलियन माइंडसेट के पॉलिटिशियन होते हैं, वो फैक्ट्स के मैनिपुलेशन में माहिर होते हैं। ऐसे पॉलिटिशियन झूठी तथ्यों को भी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि जैसे वो शाश्वत सच हों। आगे चलकर मैं इन मैकियावेलियन माइंडसेट के पॉलिटिशियन पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे नेता किसी भी देश और उस देश की जनता के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले फैक्ट्स के बारे में एक बात जान लो। फैक्ट कितना भी इनडिस्प्यूटेबल हो यानी कि निर्विवाद हो, लेकिन उसकी भी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। तो चलिए अब मैं मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स को अलग अलग उदाहरण से समझा देता हूँ। पहला उदाहरण, जो बहाने बनाए जाते हैं वो भी एक तरीके का मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स ही होता है। तो जो अच्छा बहाना बनाने वाला होगा ना, वो जब बहाना बनाएगा तो कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही बात बताएगा जिससे उसका काम हो जाए। मान लो एक बच्चा स्कूल नहीं गया, तो जब अगले दिन टीचर ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो वो बोलता है दादी की तबीयत खराब हो गई थी। अब टीचर बोलता है कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब बच्चे ने ये नहीं बताया कि उसकी दादी तो ठीक है, पड़ोस में एक दादी रहती थी, उनकी तबीयत खराब हुई थी। तो देखा, चवन्ने जितने साइज के बच्चे ने भी डार्क साइकोलॉजी का यूज करके अपने टीचर को मैनिपुलेट कर दिया। दूसरा उदाहरण, इसमें जो मैनिपुलेटर होते हैं वो विक्टिम, बोले तो जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसी को ही दोष दे देते हैं। मान लो किसी रिलेशनशिप में वाइफ मैनिपुलेटर है और वो किसी बात पर अपने हस्बैंड से नाराज हो गई, फिर वो हस्बैंड को डराने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए घर से निकल गई, और जब हस्बैंड डर गया तो वापस आ गई। बाद में हस्बैंड से बोलेगी कि मैं तुमसे और इस घर के लोगों से इतना परेशान हो चुकी हूँ कि समझ नहीं आता कि क्या करूँ। अब हस्बैंड क्या सोचेगा, बेचारी बहुत परेशान है इसलिए ऐसा कदम उठा लेती है। दूसरा केस, हस्बैंड ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया, फिर अपनी पत्नी से बोलता है कि तुमने मुझे मजबूर किया हाथ उठाने के लिए। अब पत्नी क्या सोच रही, शायद चिंटू के पापा बहुत परेशान होंगे इसलिए मुझ पर हाथ उठा दिया, वैसे कितने अच्छे हैं। तो पहले केस में जो पति है और दूसरे केस में जो पत्नी है, इन दोनों के लिए 5 सेकेंड का मौन मेरी तरफ से। अब एक और फैक्ट्स मैनिपुलेशन टेक्निक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे बोलते हैं विदहोल्डिंग ऑफ की इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। इसमें मैनिपुलेटर सही इंफॉर्मेशन तो देगा, लेकिन उसका उद्देश्य होगा उस सही इंफॉर्मेशन से भी सामने वाले को मैनिपुलेट करना। क्योंकि मैनिपुलेटर अच्छे से जानता है कि जब वो कोई भी जानकारी सामने वाले इंसान को देगा तो सामने वाले इंसान का रिएक्शन कैसा होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका मूड कैसा है, खुश है, गुस्से में है, तनाव में है या फिर शांत है। मान लो आपका भाई आपके किसी दोस्त से आपका जो रिश्ता है उसे बिगाड़ना चाहता है, तो एक दिन आपके भाई को आपके दोस्त के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर आप टेंशन में आ सकते हो। तो आपका भाई उस इंफॉर्मेशन को आप तक उस टाइम पहुंचाएगा जब आप पहले से ही गुस्से में हो या तनाव में हो। फिर जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और आप अपने दोस्त के ऊपर गुस्से से
फट पड़ेंगे। आपके भाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो इस इंफॉर्मेशन को उस टाइम देता जब आप खुश होते तो शायद आप इग्नोर कर देते या फिर अपने दोस्त पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देते और आपका आपके दोस्त के साथ रिश्ता भी नहीं बिगड़ता। लेकिन आपका भाई तो रिश्ता बिगाड़ना चाहता था। विदहोल्डिंग ऑफ की इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, इन दोनों टेक्निक्स का किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। पॉलिटिशियन तो इस टेक्निक का यूज रोज ही करते हैं। जैसे मान लो ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आती है जिससे सरकार की जो छवि है वो बिगड़ सकती है या सरकार की जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है, तो सबसे पहले सरकार ये चाहेगी कि वो रिपोर्ट पब्लिश ही ना हो या फिर पब्लिश हो भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन हटा दी जाए। लेकिन मान लो सरकार के ऊपर कानूनी बाध्यता है कि उस रिपोर्ट को ठीक वैसे ही पब्लिश करना होगा जैसी वो बनी है, तो अब यहाँ सरकारें 3 काम कर सकती हैं। पहला, अगर सरकार डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भरोसा करती है तो वो उस रिपोर्ट को छपने देगी और क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरा, अगर सरकार चलाने वाले लोगों का लोकतांत्रिक चरित्र कमजोर है तो वो क्या करेंगे, रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि रिपोर्ट को ज्यादा मीडिया कवरेज ना मिल पाए। उसके लिए रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ही कोई बिना महत्व का मुद्दा उठा देंगे और फिर टीआरपी की तलाश में रहने वाली मीडिया उसी पर लगी रहेगी और रिपोर्ट को मीडिया कवरेज नहीं मिल पाएगा, जिससे लोगों को उस रिपोर्ट के बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। तीसरा, अगर सरकार चलाने वाले लोग बहुत ही कायर और ऐसे लोग हैं जो डिक्टेटर माइंडसेट के हैं तो वो क्या करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। वो पहले से ही मीडिया को कंट्रोल करके रखते हैं, तो बस वो मीडिया से ये कहेंगे कि ये रिपोर्ट मुझे पब्लिश करनी पड़ रही, लेकिन ध्यान रहे कि लोगों तक इसकी जानकारी ना पहुंचे। बाकी मीडिया वाले अपना काम करना अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने के, जैसे फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा कर बताना, फैक्ट्स को इस तरह बताना जिससे सेंसेशन क्रिएट हो, किसी फैक्ट का महत्व कम करके बताना इत्यादि। किसी के माइंड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होनी चाहिए, बल्कि अगर आपको ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर की अच्छी समझ है तो आप अपने टारगेट का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान वही सोचे जो आप चाहें, वैसा ही फील करे जैसा आप फील करवाना चाहते हैं और उसी तरीके से बिहेव करे जैसा कि आप चाहते हैं, तो ये काम माइंड कंट्रोल से किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि माइंड कंट्रोल अपने आप में कोई मैनिपुलेशन की टेक्निक नहीं है, बल्कि अभी तक इस सीरीज में मैंने जितनी भी मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया है उन्हीं का यूज करके आप किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो कल्ट लीडर होते हैं, इंडिया में बात करें तो जो बाबा होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं और फॉलोअर्स को पहले यह एहसास दिलाते हैं कि उनके पास भगवान की कृपा से खास तरीके की शक्तियां हैं और धीरे धीरे ये ब्रेन वॉशिंग इतनी आगे तक निकल जाती है कि इन बाबाओं के फॉलोअर्स इन्हें ही भगवान मानने लगते हैं। इवन जब कभी इन बाबाओं पर किसी तरीके के क्रिमिनल चार्जेस भी लगते हैं और कोर्ट में प्रूफ भी हो जाता है, इसके बावजूद भी ऐसे बाबाओं के फॉलोअर्स ये मानते हैं कि बाबा जी को फंसाया गया है और वो एक अच्छे इंसान हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक बड़े यंग बाबा हैं। इन बाबा के अनुसार ईश्वर की कृपा से इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे ये दूसरों के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इंडिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो इन बाबा जी के चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। यही है माइंड कंट्रोल। मुझे लगता है कि इन बाबा जी का प्रयोग इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसे भी करना चाहिए, जिससे पता लगाया जा सके कि किसके पास कितना काला धन है और उस काले धन को कहां पर छुपा कर रखा गया है। या फिर गवर्नमेंट इन बाबा से पूछ सकती है कि चाइना ने अपने परमाणु हथियार कहां पर छुपा कर रखे हैं, क्योंकि ये बाबा जी इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं।
ऐसा नहीं है कि माइंड कंट्रोल का सिर्फ गलत ही प्रयोग हो सकता है, बल्कि माइंड कंट्रोल करके किसी की गलत आदतों को बदला जा सकता है और नई अच्छी आदतें भी डलवाई जा सकती हैं। माइंड कंट्रोल बेसिकली इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। हमारे जो विचार होते हैं, जो विश्वास होते हैं, वो सब कुछ हम सीखते हैं और सीखने का तरीका होता है इंफॉर्मेशन। इसमें भी इंफॉर्मेशन ऐसे सोर्स से आनी चाहिए जिस पर हम भरोसा करते हों। इसी कारण जो डिक्टेटर माइंडसेट के नेता होते हैं वो लोगों तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचे उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए मीडिया को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही जो बाबा होते हैं वो सबसे पहले खुद को किसी मंदिर या ईश्वर से जोड़ते हैं, क्योंकि मंदिर और ईश्वर हमारी आस्था से जुड़े होते हैं और आस्था में तर्क के काम नहीं आते। फिर ये बाबा क्या करते हैं, भगवान का नाम लेकर अपने हिसाब से अपने फायदे से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बातें होती हैं, वही अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर ये बाबा क्या करते हैं कि लोगों की जो भगवान पर आस्था होती है, जो विश्वास होता है, उसका प्रयोग करते हैं अपने फायदे के लिए। अब माइंड कंट्रोल के बारे में कुछ बातें और समझ लो। जो हम इंसानों का दिमाग होता है वो हार्ड वायर्ड होता है सर्वाइवल के लिए, और सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन बार बार अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों से लंबे समय तक हमारे पास पहुंचाई जाए, तो अगर हमें ये पता भी हो कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, इसके बावजूद भी हम इंसान उस इंफॉर्मेशन पर भरोसा करने लगते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट से स्मार्ट लोग भी बाबा जी के चमत्कारों पर भरोसा करने लगते हैं और उनको दान दक्षिणा देने लगते हैं, या फिर एक से बढ़कर एक स्मार्ट लोगों को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बना दिया जाता है। माइंड कंट्रोल को समझने के लिए आप एक काम करना, किसी भी कॉन्स्पिरेसी पर आप 100 वीडियोस देख डालना। अंत में आप पाएंगे कि आप भी उस कॉन्स्पिरेसी पर कुछ हद तक या फिर पूरी तरीके से भरोसा करने लगे हो। माइंड कंट्रोल वहां पर आसान होता है जहां पर एक इंसान दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जिस इंसान पर आप डिपेंडेंट हैं वो इंसान आपका माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है। इसीलिए समझदार और सपोर्टिव इंसान के साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे इंसान के साथ जो मैनिपुलेटिव हो, कंट्रोलिंग हो और टॉक्सिक हो। किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई इंसान अपने पार्टनर की इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है तो वो अपने पार्टनर का माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है। एक बात और याद रखना कि जो इंसान दिमाग का हर जगह यूज करता है, इवन वहां भी दिमाग का यूज करता है जहां पर रिश्ते इमोशंस पर आधारित होते हैं, ऐसे इंसान का पार्टनर अगर इमोशनल है तो वो अपने इमोशनल पार्टनर का माइंड कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकता है। तो अगर इमोशनल लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना है तो उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना होगा। इसके लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, ये भी आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा। और हाँ, माइंड कंट्रोल करने के लिए जरूरी नहीं कि इमोशनल डिपेंडेंसी हो तभी माइंड कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है या फिर किसी और तरीके की डिपेंडेंसी है तो भी माइंड कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। एक और उदाहरण से समझा देता हूँ। आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है, मान लो किसी किडनैपर ने किसी को फिरौती के लिए किडनैप कर लिया। इसके बाद जिसको उसने किडनैप किया होगा उसको वो किडनैपर अपने पास रखेगा, रस्सियों से बांध कर रखेगा। अब ऐसे में जो हॉस्टेज होगा वो पूरी तरीके से किडनैपर पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब चूंकि किडनैपर ये भी नहीं चाहेगा कि उसका हॉस्टेज पहले ही मर जाए, क्योंकि फिर उसे फिरौती नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तो वो अपने हॉस्टेज की बेसिक जरूरतों को खुद ही पूरा करेगा, जैसे खाना देना या फिर दूसरी जरूरतें। और इस बीच में हो सकता है जो हॉस्टेज है उसकी किडनैपर से बातचीत होने लगे। इसके बाद किडनैपर अपनी साइड की झूठी या फिर सच्ची कहानी बताएगा कि क्यों उसने उसको किडनैप किया है। और सारी कहानी सुनने के बाद जो हॉस्टेज होता है वो किडनैपर के प्रति ही सिंपैथी महसूस करने लगता है और उसे लगता है बेचारा मजबूर है, इसलिए मुझे किडनैप किया है। इस तरीके की चीजें आपने मूवीज में देखी होंगी। लेकिन यहाँ ये समझ लो कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हॉस्टेज किडनैपर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था
और डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है, माइंड कंट्रोल करना उतना ही आसान होता है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि इस कहानी में जो माइंड कंट्रोल हुआ है वो सबकॉन्शियस तरीके से हुआ है। किडनैपर कॉन्शियस तरीके से अपने हॉस्टेज का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने हॉस्टेज का माइंड कंट्रोल कर लिया, क्योंकि द ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू सर्वाइव। और इस सिचुएशन में हॉस्टेज को सर्वाइव करने में कौन मदद कर रहा? किडनैपर। हॉस्टेज का किडनैपर से लगाव होना या उसके प्रति सिंपैथी महसूस करना, यही होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब फाइनल लाइन सुन लो। आप खुद को कितना भी स्मार्ट समझते हो, लेकिन परिस्थितियां अगर माइंड कंट्रोल के अनुकूल हैं और कोई इंसान आपका उस परिस्थिति में माइंड कंट्रोल करना चाहता है, तो वो आपका माइंड कंट्रोल कर सकता है। माइंड गेम्स बेसिकली हैंडक्राफ्टेड मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं। इन्हें हैंडक्राफ्टेड इसलिए कहेंगे क्योंकि जिस इंसान को मैनिपुलेट करना है, उस इंसान के साथ क्या माइंड गेम खेलना है और कैसे माइंड गेम को प्लान करना है, ये सब उस इंसान के नेचर पर निर्भर करेगा। तो अगर कोई मैनिपुलेटर किसी के साथ माइंड गेम खेलना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपने टारगेट के बारे में अधिकतम जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके बाद जब सारी जानकारी उसे मिल जाएगी, तब वो अपने टारगेट को मैनिपुलेट करने के लिए माइंड गेम को प्लान करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। दूसरी मैनिपुलेशन टेक्निक्स की तरह ही माइंड गेम तभी सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है जब टारगेट यानी कि विक्टिम मैनिपुलेटर पर डिपेंडेंट हो या फिर वो मैनिपुलेटर पर ट्रस्ट करता हो। और हाँ, हम सब कभी न कभी किसी न किसी के साथ माइंड गेम खेलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी इंटेंशंस होती हैं वो सिर्फ दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम बनाने की होती हैं। लेकिन जब कोई नार्सिसिस्ट या साइकोपाथ ऐसा गेम खेलेगा तो अपने थोड़े से फायदे के लिए सामने वाले इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता है। सो बी अवेयर। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप हमें फॉलो कर लीजिए। माइंड गेम साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं जिनका यूज किया जाता है किसी के अंदर कोई डर बैठाने के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। अभी तक मैंने इस सीरीज में जितनी भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया है, उन सब का यूज किया जा सकता है किसी भी माइंड गेम को प्लान करने में। तो चलिए एक इमेजिनरी सिचुएशन को लेता हूँ और उस सिचुएशन में एक माइंड गेम को प्लान करता हूँ। तो इस माइंड गेम का जो रिजल्ट होने वाला है वो ये होगा, द एंड ऑफ विक्टिम। यानी कि जिसके साथ ये इमोशनल मैनिपुलेशन का माइंड गेम खेला जाएगा वो अंत में दुनिया को अलविदा कह देगा। तो डिस्क्लेमर सुन लो कि यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। अगर इस सपनों की उड़ान से लेकर दुनिया को अलविदा कहने की जर्नी वाली इस कहानी को आप किसी से जोड़ पा रहे, तो यह सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का अच्छा मौका है। जैसे आप पता कर सकते हैं कि आप इस कहानी में कहां और किसके साथ खड़े होना चाहेंगे, या फिर अगर ऐसा माइंड गेम कोई खेल रहा तो इस वक्त आप किसके साथ खड़े हैं, या फिर क्या कहीं मैनिपुलेटर ने आपका भी तो परसेप्शन मैनेज नहीं कर लिया, जिससे आप भी जाने अनजाने में विक्टिम के साथ जो खेल हो रहा उसमें शामिल हो गए हों। अथवा जब आपको मान लो पता चल गया कि यहाँ पर ऐसे खेल हुए हैं, तो आपका पक्ष क्या था? क्या आप मैनिपुलेटर के साथ खड़े थे क्योंकि वह एक सफल इंसान था और आपके काम आ सकता था, या फिर आप विक्टिम के साथ खड़े थे, या फिर आप किसी का भी पक्ष न लेकर न्यूट्रल बने रहे? और हाँ, न्यूट्रल रहने के दो मतलब हो सकते हैं। पहला, आप किसी के साथ नहीं, बस अपने फायदे के साथ खड़े हैं, और ज्यादा फायदा तभी मिल सकता है जब आप मैनिपुलेटर और विक्टिम दोनों के अपने बने रहें। और दूसरा ये मतलब हो सकता है कि आप मैनिपुलेटर के साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर किसी वॉर में दो पक्ष हैं और उसमें आप न्यूट्रल हैं, तो आप ताकतवर के साथ खड़े हैं, आप न्यूट्रल नहीं हैं। पूरे माइंड गेम को सुनने में यह बात दिमाग से कभी ना निकलने देना कि यहाँ जो मैनिपुलेटर है वो विक्टिम्स की इमोशंस के साथ खेल रहा, बचपन से खेल रहा, और विक्टिम को एहसास भी नहीं होने दे रहा कि उसके साथ खेल हो रहा।
जब इमोशंस के बादल हमारे दिमाग को ढके होते हैं तो चीजें साफ साफ नहीं दिखती। यह बात आपको भी पता होगी। और इमोशनल मैनिपुलेशन का अक्सर तब पता चलता है जब डैमेज हो चुका होता है। तो क्या नहीं भूलना कि यहाँ जो विक्टिम है वो एक इमोशनल इंसान की तरह है, क्योंकि जब हम अपनों से जुड़ते हैं तो दिमाग का यूज नहीं करते, इमोशन से जुड़ते हैं। जबकि जो मैनिपुलेटर होते हैं वो वहाँ भी दिमाग लगाते हैं जहाँ पर रिश्ते इमोशंस पर आधारित होते हैं। इस कहानी में दो भाई हैं। बड़े वाले का नाम है सनी और छोटे वाले का नाम है विकी। लेकिन इन दोनों का जन्म एक माँ से नहीं हुआ, मतलब दोनों की माएं अलग अलग हैं। अब जो विकी है उसकी मॉम बचपन में ही गुजर गई थी, इस वजह से उसका पालन पोषण सनी की मॉम ने ही किया, इसलिए बचपन से ही वो सनी के साथ ही रहा। अब जो सनी है उसके कैरेक्टर की कई विशेषताएं हैं, जैसे वो नार्सिसिस्ट है, बेसिकली सिंपैथेटिक नार्सिसिस्ट है, और वुमनाइजर भी है, यानी कि एक मैनिपुलेटिव इंसान है। जबकि जो विकी है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सयाना है, थोड़ा मूर्ख है, थोड़ा सिंपल है, थोड़ा काइंड हार्टेड है, थोड़ा गुस्सैल भी है, और थोड़ा रेशनल है, और थोड़ा इमोशनल भी है। इसलिए इमोशनल मैटर में उसके रिस्पॉन्स भी अक्सर इमोशनल ही होते हैं। तो सनी का टारगेट सुनो। यहाँ सनी का टारगेट है किसी भी हालत में विकी को खुद से ज्यादा सफल ना होने देना, क्योंकि सनी नार्सिसिस्ट है, और अगर विकी ज्यादा सफल हो गया तो सनी से ज्यादा विकी को अटेंशन मिलने लगेगी। दूसरे लोग उससे आगे निकल जाए तो सनी कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो इंसान जो बचपन से ही साथ रहा हो, उससे छोटा हो, उसी के घर में पला बड़ा हो, और वो उससे आगे निकल जाए, उसे ज्यादा अटेंशन मिलने लगे, यह सनी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो सनी ने अपनी माइंड गेम में क्या क्या किया समझो। सबसे पहले उसने विकी को ये दिखाया कि वो उसका सगा भाई तो नहीं है, लेकिन उसे सगे भाई से भी ज्यादा मानता है। इस तरह उसने विकी का ट्रस्ट जीता। क्योंकि जो विकी है वो बचपन से ही सनी के साथ रहा था, इस वजह से सनी को विकी के जितने भी इमोशनल पैटर्न थे, जितने भी मेंटल पैटर्न थे, और जितने भी इमोशनल ट्रॉमास थे, उन सब की जानकारी उसे अच्छे से थी। फिर एक समय आता है कि विकी एक बड़े शहर में सनी के साथ रहने लगा और अपने फ्यूचर को संभालने के लिए एक बड़े एग्जाम की तैयारी करने लगा। यहाँ मैं बड़े एग्जाम के उदाहरण के रूप में यूपीएससी को ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन विकी को एहसास तक नहीं था कि वो अपने फ्यूचर की नहीं बल्कि सुसाइड की तैयारी कर रहा। तो चलिए अब सनी की एक एक चाल और उसका क्या रिजल्ट हुआ उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जब विकी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की तो सनी बिल्कुल निश्चिंत था कि विकी यूपीएससी नहीं निकाल सकता, क्योंकि सनी को लगता था कि इतना बड़ा एग्जाम है और विकी वैसे भी बचपन से ही पढ़ाई में इतना तेज नहीं रहा। तो सबसे पहले जब विकी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंचता है तो सनी ने उससे कहा कि यार मेरे साथ ही रहो, आराम से तैयारी करो, इससे तुम्हारा खर्च भी बचेगा और जब हम साथ रहेंगे तो मॉम को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बचपन से ही आखिरकार हम साथ रहे हैं। विकी को भी ये बात ठीक लगी और साथ रहने लगा। अब इस घटना को सनी ने अपने फेवर में कैसे यूज किया ये समझो। नार्सिसिस्टिक सनी ने आसपास के और जानने वाले लोगों के दिमाग में यह परसेप्शन बनाया कि विकी की पढ़ाई का खर्च और उसकी बाकी जरूरतों का ख्याल वो खुद ही रख रहा, और जब उससे कोई कहता कि विकी का भी ध्यान रखना जिससे वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, तो सनी उनसे कहता देता तो हूँ ध्यान, अपना एटीएम कार्ड तक उसे दे रखा है। अब रियलिटी क्या थी वो सुनो। सनी को पता तक नहीं था कि विकी की फीस कितनी लगी है, क्योंकि ना ही कभी सनी ने पूछा और ना ही कभी विकी ने बताया। बाकी विकी अपनी तैयारी के लिए पैसे खुद ही लेकर गया था। अब विकी के सनी के साथ रहने का नुकसान ये हुआ कि उसे रोज 30 किलोमीटर बाइक से क्लासेस लेने जाना पड़ता था। दिन में 1 से ज्यादा क्लासेस चलती थी तो वो सुबह 5 बजे जगता और सुबह 6 बजे तक निकल जाता, क्योंकि उसे दिल्ली के ट्रैफिक से भी बचना होता था। और शाम को लगभग 9:30 बजे तक जब उसकी लास्ट क्लास खत्म होती तो 11 बजे के आसपास वापस आ पाता। इस क्रम में विकी सुबह बिना कुछ खाए पिए निकलता और दिन भर जो भी खाता पीता वो बाहर होटल में ही खाता,
इवन सुबह की जो पहली चाय भी होती ना, वो बाहर ही पीता। सिर्फ रात का खाना विकी के साथ खाता, वो भी 11 बजे के आसपास। इस तरह विकी के आने जाने में जो पेट्रोल का खर्च बैठता और दिन भर बाहर का अनहेल्दी फूड का जो खर्च बैठता, वो इतना ज्यादा था कि अगर विकी अपनी कोचिंग क्लासेस के पास ही कहीं रहता तो इससे कम खर्च होता, और ये पूरा खर्च विकी खुद ही उठा रहा था। इस तरह सनी दुनिया की नजर में हीरो बन गया। लोग ये सोचने लगे कि कितना अच्छा इंसान है, सगा भाई नहीं है, फिर भी उसके लिए इतना सब कर रहा। और इस बीच विकी अपनी यूपीएससी की तैयारी में लगा रहा, ज्यादा किसी से कोई बात ना करता, तो उसे दुनिया के इस परसेप्शन के बारे में पता भी नहीं चला। इस तरह से सनी इस साल में पूरी तरह से सफल रहा। अब इस माइंड गेम में यूज की गई दूसरी मैनिपुलेशन टेक्टिक के बारे में समझा देता हूँ। यह टेक्टिक थी आइसोलेशन की, क्योंकि बिना आइसोलेशन के एक सीमा तक ही किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें सनी बचपन से ही विकी को आइसोलेट करने की कोशिश करता रहता था, जिससे वो विकी को खुद पर पूरी तरह डिपेंडेंट बना सके। और डिपेंडेंट क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि इससे विकी की लाइफ का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता। तो सनी विकी को आइसोलेट करने के लिए जो तरीका यूज करता वो बहुत ही साफ सुथरा था। वो विकी को किसी से दूर करने का प्रयास नहीं करता था, यानी कि विकी के कान नहीं भरता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो विकी समझ ही जाता। तो वो क्या करता? विकी के अपनों को परसेप्शन मैनेजमेंट के द्वारा विकी से दूर कर देता। यहाँ पर याद रखना, परसेप्शन मैनेजमेंट के जरिए। इसको मैं इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। इसके लिए वो क्या करता? विकी के दोस्तों और वो लोग जो विकी के अपने हैं, सबसे पहले उनसे जुड़ता, फिर उनके कानों में धीरे धीरे अलग अलग तरीके से फैक्ट्स मैनिपुलेट करके या फिर एक तरफा कहानी सुनाकर ऐसा परसेप्शन बनाता कि वो विकी को बहुत चाहता है, उसे सगे भाई से भी ज्यादा मानता है, तभी वो उसके लिए इतना सब कर रहा। यानी कि वो सबसे पहले ये दिखाता कि वो विकी का भला चाहता है। इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के मन में विकी के प्रति जो निगेटिव बातें हो सकती थी वो पहुंचाता। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो निगेटिव बातें इन लोगों के मन में पहुंचाता वो कॉन्शियस तरीके से देखने में निगेटिव नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे उनका असर ये होता कि उन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठने लगती कि विकी नादान है, थोड़ा स्वार्थी है, गुस्सैल है इत्यादि। इन सब चालों की विकी को कोई खबर न रहती। इसका रिजल्ट ये होता कि विकी के जितने दोस्त बनते वो सब दूर हो जाते, और बाकी जो विकी के अपने लोग थे उनके भी सबकॉन्शियस मन में ये बात बैठने लगी कि सनी बहुत बेहतर इंसान है। और फिर धीरे धीरे इन लोगों के मन में विकी के प्रति एक निगेटिव परसेप्शन बन चुका होता था, लेकिन फिर भी वो क्या सोचते कि जैसा भी है विकी है तो अपना ही। कुल मिला के इसको ऐसे समझो कि जब विकी के सगे संबंधी और जो दोस्त थे उनके दिमाग में जब सनी आता तो पॉजिटिव चीजें आती, लेकिन जब विकी आता तो हल्की सी निगेटिविटी की लहर उनके दिमाग से होकर गुजर जाती। तो सनी के इस स्टेप का रिजल्ट क्या होता कि विकी के जो दोस्त बनते वो धीरे धीरे विकी से दूर हो जाते और वो सनी के दोस्त बन जाते। और जो विकी के रिलेटिव्स थे उनके दिमाग में ये बन चुका था कि सनी विकी से बहुत अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब विकी इस दुनिया से अलविदा कहता है उस वक्त विकी का सिर्फ एक ही ऐसा दोस्त बचा था जिसको सनी जानता था, लेकिन फिर भी उसे विकी से दूर नहीं कर पाया था। अब सनी के बारे में एक बात और जान लो कि वो एक वुमेनाइजर भी था, मींस बेहद बदतमीज वुमेनाइजर। वो बात अलग है कि वो अपनी बदतमीजी को अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर का यूज करके छिपा ले जाता था। तो वुमेनाइजर का आप जानते ही हैं कि ऐसे लोग किसी भी फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग दियर सिस्टर्स एंड मदर, और साथ ही उनको सारी की सारी लड़कियां चाहिए होती हैं। तो दूसरों की कोई फ्रेंड बने, गर्लफ्रेंड बने तो सनी कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन विकी की बन जाए तो उसे बर्दाश्त ना होता। उसे लगता है ये लड़की विकी से बात कर रही, मेरे से क्यों नहीं कर रही, मेरे अंदर आखिर क्या कमी है। और फिर वो क्या करता? माइंड गेम खेलता, अलग अलग चालों और दूसरों का यूज करके सबसे पहले विकी की हर एक फीमेल फ्रेंड की जानकारी इकट्ठा करता और फिर मिस इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन मैनेजमेंट के द्वारा सबको दूर कर देता। एक बार जब ये सब हुआ तो विकी को पता चल गया।
तो बस उसने सनी के सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि जिससे रिश्ता इमोशनल होता है वहाँ रिस्पॉन्स भी इमोशनली होता है। तो जैसे ही विकी ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, सनी ने उसे गैस लाइट कर दिया और बोला, भाई मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारा बुरा सोच ही नहीं सकता। और फिर वो क्या करता, विकी के दोस्तों और विकी के जो अपने लोग थे उनके दिमाग में जब राइट टाइम होता ये कहता कि वो विकी को अपने सगे भाई की तरह मानता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और दूसरा विकी देखो एक लड़की के लिए उससे नाराज हो गया। तो यहाँ मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे ना जाने कितने तरीके के इमोशनल इव्यूज विकी लगातार बचपन से फेस कर रहा था। तो सीधे अब उस दिन की कहानी बताता हूँ जो विकी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। विकी ने मन लगाकर मेहनत की तो भगवान ने उसकी सुन भी ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलता है, और हाँ, जब प्रीलिम्स निकला तो वो बॉर्डर लाइन में नहीं था बल्कि कट ऑफ से 12 नंबर ऊपर था। विकी रिजल्ट के दिन की इंफॉर्मेशन इस तरह देता है कि 14 जुलाई 2018 की तारीख थी, दिन शायद शनिवार था। सुबह के लगभग 8 बजे मेरे एक दोस्त का फोन आता है कि भाई प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया है, तुम्हारा क्या हुआ। ठीक इस वक्त सनी नहा रहा था और सनी के होने वाली वाइफ चाय बना रही थी। मैंने रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड की, रोल नंबर चेक किया और रोल नंबर उस पीडीएफ फाइल में मिल गया। बस मैं खुशी से नाच उठा। फिर इस खबर को सनी के होने वाली वाइफ, जिसे अभी से भाभी बोलने लगा था, उन्हें बताया तो वो भी खुशी से नाचने लगी। सनी के होने वाली वाइफ इतना खुश थी कि सनी नहा रहा था लेकिन वो लगातार बाथरूम का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। बस थोड़ी देर बाद सनी नहाकर बाहर निकला तो उन्होंने बताया कि विकी का प्रीलिम्स में हो गया है। लेकिन ये क्या, सनी के चेहरे पर कोई मुस्कान ही नहीं आई। फिर सनी मेरे से कहता है, विकी दिखाओ जरा रिजल्ट। मैं उसके पास गया और अपने मोबाइल में रिजल्ट दिखाया तो सनी कहता है, कहाँ से डाउनलोड किया इसे, ऑफिशियल साइट का लिंक दो, मैं डाउनलोड करके देखता हूँ। फिर सनी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता है और वहाँ से रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करके रिजल्ट चेक करता है और वहाँ भी उसे रोल नंबर मिल जाता है। फिर सनी सिर्फ इतना बोला, अच्छा है, और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन सनी के चेहरे पर मुस्कान नहीं, हल्की सी तनाव की रेखाएं खिंची हुई थी। अब यहाँ विकी के दिमाग में जो बातें आई वो उसके अब तक के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विकी को 3 इडियट्स मूवी की वो लाइन याद आ गई कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और अगर टॉप कर जाए तो और दुख होता है। फिर उसने सोचा कि शायद इसी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन की वजह से सनी ने इतना कोल्ड रिस्पॉन्स दिया। शाम तक शायद सनी खुद को समझा लेगा और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सनी कितना सातिर, गिरा हुआ और बदतमीज इंसान था, इसका अंदाजा विकी को अभी तक नहीं हुआ था। बस इसी की कीमत विकी ने अपनी जान देकर चुकाई। सनी रियल में कितना सातिर इंसान था इसका किसी को अंदाजा नहीं था, इवन उसकी पत्नी और माँ को भी अंदाजा नहीं था। खैर, जब सनी शाम को वापस आता है तो फिर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। यह देख के विकी को भी अच्छा लगा। उसने सोचा शायद सनी ने खुद को समझा लिया है, लेकिन विकी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो दिन भर ये सोचता रहा है कि कैसे इस वक्त विकी के जीवन में कोई तूफान लाया जाए, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के सिर्फ 2 महीने बाकी थे और फिर बस सिर्फ 15 दिन लगे और विकी के जीवन में तूफान आ गया। सनी ने एक के बाद एक कई चालें चली और कुछ मूर्ख लोगों को भड़काकर विकी की एक्चुअल फैमिली और उस फैमिली जिसमें विकी पला बढ़ा था, यानी कि सनी की फैमिली में एक संघर्ष की शुरुआत कर दी और खुद सिर्फ पीछे से अपना सातिर दिमाग चलाता रहा।
फिर वो एक साथ कई चालें चलता। सबसे पहले वो विकी के अपनों और उसके दोस्तों से बात करता रहता, जिससे सिचुएशन कंट्रोल में रहे और कोई भी इस संघर्ष को खत्म करने के लिए तुरंत आगे ना आए। और एक काम वो और करता, विकी को एहसास भी दिलाता कि आज तुम्हारे उस दोस्त से या फिर उस सगे संबंधी से बात हुई है, जिससे वो विकी को असहाय महसूस करा सके। दूसरी चाल वो ये चलता कि वो विकी से कहता कि भाई बस तू पढ़, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और तीसरा, लगातार वो सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए नई नई चालें चलता रहता। अब इस संघर्ष में सबसे ज्यादा तनाव जिसके पास आ रहा था, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से सनी जिसके पास सबसे ज्यादा तनाव पहुंचा रहा था, वो था विकी। क्योंकि एक तरफ वो फैमिली थी जहां पर विकी का जन्म हुआ था और एक तरफ वो फैमिली थी जहां पर विकी पला बड़ा था। लेकिन बेचारा मूर्ख विकी अभी भी पूरी सिचुएशन को नहीं समझ पाया था। अभी भी उसे ये नहीं पता चला था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन फिर भी विकी एक बात पर सनी से नाराज था कि सनी चाहता तो एक दिन में संघर्ष को खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बस इस बात पर वो सनी से नाराज था। अब यहाँ पर कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं, उससे पहले विकी के बारे में एक बात और जान लो कि जब विकी यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली पहुंचा, उसके पहले ही उसकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हो चुकी थी जिसकी वजह से उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण उभर आए थे। लेकिन चूंकि डिप्रेशन नॉर्मल लेवल का था, इस वजह से विकी पर इसका खास नेगेटिव असर नहीं दिखाई देता था। और विकी ने इस डिप्रेशन के स्टेज में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स निकाला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि विकी ने एक बार सनी को बता दिया था कि उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण हैं। विकी ने सनी को अपने डिप्रेशन के बारे में बताकर कुछ ऐसा किया जैसे किसी लकड़बग्घे के सामने मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया हो और बस वो लकड़बग्घा उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वो सही वक्त अब आ चुका था। अब कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। अब ये संघर्ष होते होते यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2018 के पेपर शुरू हो गए। बेचारा विकी पहले भी नहीं पढ़ पाया और एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा होकर पढ़ने की कोशिश करता तो पढ़ने में मन न लगता। वो अपनी जिंदगी के इस संघर्ष को सुलझाने के लिए मन में संघर्ष करता रहता और जब वो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा होता तो किसी न किसी के फोन उसके पास आते रहते और जब वो एग्जाम देकर बाहर निकलता तो भी उसके फोन में कई मिस कॉल लगी होती थी। कुल मिलाकर विकी के पेपर हो गए। अब मैं विकी की कहानी को यहीं रोकता हूँ क्योंकि मेरा मोटिव विकी की कहानी बताना नहीं है, माइंड गेम समझाना है। उम्मीद है आपको माइंड गेम समझ में आ गया होगा। अब विकी की सिचुएशन और आगे की कहानी का हिंट दे देता हूँ। जब सिविल सर्विसेज मेंस के पेपर हो गए उसके कुछ दिन बाद जब विकी के कुछ अपने लोगों ने देखा कि संघर्ष बढ़ता ही जा रहा तो वो आगे आए और उस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश की। और फिर ये डिसाइड हुआ कि जितनी भी पार्टीज इस संघर्ष में इन्वॉल्व आए या फिर जिनका जिनका नाम आ रहा वो सब बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे। फिर जो भी तस्वीर सामने आएगी उसके हिसाब से डिसीजन देकर मामला खत्म कर दिया जाएगा। साथ में मीटिंग की तारीख और जगह भी डिसाइड हो गई। लेकिन वो मीटिंग कभी नहीं हुई क्योंकि अगर मीटिंग हो जाती तो इस संघर्ष की सारी परतें खुलने लगती और उसमें जिस इंसान की सच्चाई सामने आती वो होता सनी। तो सनी ऐसा कैसे होने दे सकता था, इसलिए फिर से सनी ने उन लोगों से बात की जिनको भड़काकर उसने संघर्ष की शुरुआत की थी और फिर उन लोगों ने मीटिंग के लिए कभी हाँ ही नहीं बोला। अब इसके बाद सबको ये लग रहा था कि क्या फायदा हुआ इस संघर्ष का, फालतू में लोगों ने बुराई ले ली। लेकिन सिर्फ सनी को पता था कि वो इस गेम में भी सफल रहा। इसके बाद भी सनी लगातार विकी को प्यार दिखाकर, अफेक्शन दिखाकर, विकी के अपनों को मैनिपुलेट करके और विकी पर इनडायरेक्ट दबाव बनाकर अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहा। शुरुआत में विकी फिर से उसके कंट्रोल में पहुंच गया, लेकिन इस बार जब वो सनी के पास गया तो उसे बहुत घुटन होती। तो फाइनली विकी सनी से दूर हो गया। इसके बाद जब सनी को इस बात का अच्छे से एहसास हो गया कि शायद विकी हमेशा के लिए दूर हो रहा, तो बस उसने अपना सातिर दिमाग लगाना शुरू किया जिससे वो विकी को बिल्कुल अकेला कर दे, इमोशनली तोड़ के रख दे
और इन सब के लिए अपनी चालें तब तक चलता रहा जब तक उसके पास ये खबर नहीं आई कि विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब विकी के जीवन में क्या हुआ ये समझो। विकी के जीवन में आता है गुप्त अंधेरा, जिस अंधेरे से लड़ते लड़ते वो दुनिया को अलविदा कह देता है। ये अंधेरा था सीवियर डिप्रेशन का, एंजाइटी अटैक्स का, पैनिक अटैक्स का, एक्सट्रीम लेवल ऑफ मॉर्निंग एंजाइटी का, सीवियर सुसाइडल टेंडेंसी का, बाहरी जिंदगी की असफलताओं का, अपनों के खोते जाने का और एकदम अकेले हो जाने का। लेकिन विकी था जिद्दी इंसान, ऐसे कैसे इन सब के आगे सरेंडर कर देता। तो यहाँ से विकी की जो कहानी शुरू होती है और जो उसकी मौत पे जाकर खत्म होती है, यह एक ऐसी कहानी है जो आपको जिंदगी जीना सिखा सकती है, मानसिक गुलामी की जंजीरों को पहचानना और उन्हें तोड़ना सिखा सकती है। इस समाज की जो झुंड में रहने वाली मेंटालिटी है उसके नुकसान बता सकती है और हर्ड मेंटालिटी से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा सकती है। कुल मिलाकर जीवन कैसे जिए कि मरते वक्त कोई पछतावा न हो, ये सिखा सकती है। क्योंकि ये कहानी है सेल्फ डिस्कवरी की। और एक बात और, जो विकी सेल्फ रिफ्लेक्शन से लेकर सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा में निकलता है और जब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता है तब उसे उन सारे खेलों के बारे में पता चला जो उसके साथ खेले गए थे। और फिर इसके बाद विकी ने ये कहानी मुझे सुनाई और अब मैं आपको सुना रहा। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या था ये भी जान लो। विकी ने कसम खाई थी कि इस गुप्त अंधेरे के आगे सरेंडर नहीं करेगा, इससे बाहर निकलेगा। क्योंकि ईश्वर ने जब उसे धरती पर भेजा था तो उसकी आंखें खोलते ही एक नई सुबह हुई थी। तो उसने कसम खाई थी कि अंधेरे के आगे सरेंडर ना करके एक नए सवेरे के आगे सरेंडर करेगा। तो जैसे ही उसके जीवन में नई सुबह होने वाली होती है, उस सुबह की पहली किरण के साथ ही वो दुनिया को अलविदा कह देता है। तो क्या आप विकी की अंधेरे से लेकर उजाले तक की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको 13 तरह के मैनिपुलेटिव बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस देख लेना। मगर मैंने टच किया।